हेलो। अ, अभी वॉइस जो है आपको मेरी क्लियर होगी। मॉर्निंग में जो है जब हम लाइव ले रहे थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, माइक में आवाज़ कम आ रही थी। फिलहाल जो है आपको वॉइस क्लियर है। चलिए, इस क्लास में जो हम मेनली जो है ये पार्ट 1 है अभी हमारा, और भी क्लासेस आने वाली है जिसमें हम अदर चैप्टर्स भी करेंगे। चैप्टर मीन्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है ना, वो सारे कवर अप करेंगे। अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करवाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन की एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। फिलहाल जो है इस वीडियो में हम ग्रामर पोर्शन कवर अप करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपके पेपर में आने वाला है और कितने मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। देखो, आपका क्वेश्चन पेपर जो आएगा ना, वो दो फॉर्मेट में आएगा। एक आएगा उन स्टूडेंट के लिए न्यू करके, और एक आएगा ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको कौन सा करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो फ्रेश एडमिशन है, या 2024 में जिन्होंने फ्रेश एडमिशन लिया था, 2000 अप्रैल 2024 में फ्रेश एडमिशन एग्जाम दिए थे जिन भी स्टूडेंट ने, वो स्टूडेंट्स, उनके बाद से स्टूडेंट, यानी जो अब उसके बाद से भी दे रहे हैं, वो सारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। और उससे पहले वाले जो 2023 में एग्जाम दे चुके हैं, चाहे वो अक्टूबर में एग्जाम दे चुके हों या अप्रैल में दे चुके हैं, वो ओल्ड सिलेबस वाला करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो देखो, 3 घंटे आपको टाइम मिलने वाला है और फटाफट से आपको लिखना है, क्योंकि हिंदी के पेपर में हमेशा टाइम छूट जाता है, मतलब कि पेपर आपका निकल जाता है, छूट ही जाता है मेनली। टाइम खत्म हो जाता है, आप लिख नहीं पाते हो, पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। ये मेनली प्रॉब्लम आती है। तो अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ा के रखना, और जो ज़्यादा मार्क्स का है वो आपको पहले करना है। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, जिसको बाद में 80 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बाकी 20 जो मार्क्स है वो आपके टीएमए के इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलो टोटल 34 क्वेश्चन आएंगे। 1 से लेके 20 तक सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 21 से 25 तक जो है वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें 3 अंक के 2 क्वेश्चन और 7 अंक के 2 क्वेश्चन, 10 अंक का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद 26 से 34 तक वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब जिनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। एक प्रश्न एक लघु उत्तरीय प्रश्न एक के अंतर्गत 4 अंक के 2 क्वेश्चन होंगे, और लघु उत्तरीय प्रश्न 2 के अंदर 5 अंक वाले 2 क्वेश्चन होंगे। उसी तरह फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक में 6 अंक के 4 क्वेश्चन होंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर में 2 में 8 अंक के एक प्रश्न होगा। ठीक है, टाइम जो है आपको देखो, रिपोर्टिंग टाइम आपका 1:30 है। 1:30 तक आपको पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर पे। उसके बाद बाहर जो है लिस्ट लगा दी जाती है, सिटिंग प्लान लगाया जाता है, तो उसमें देख के आपको 2 बजे तक स्कूल के अंदर क्लासरूम में अपने पहुंच जाना है, क्योंकि 2:15 पे जो है आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और 2 बजे तक आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। आंसर शीट में आपको अपना रोल नंबर वगैरह फिल कर देना है। उसके बाद 2:15 से 2:30 तक आपको क्वेश्चन पेपर रीड करना है। 15 मिनट रीडिंग का टाइम मिलेगा, उसमें आपको अनुच्छेद और काव्यांश रीड करना है मेनली, और आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको आते हैं। काव्यांश को रीड करिएगा, उसमें आंसर आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सा आंसर है उससे। ठीक है, अब क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेनली जो है 10 मार्क्स की तो आपकी ग्रामर आने वाली है, तो ग्रामर को हम छोड़ नहीं सकते, 10 मार्क्स को हम हल्के में नहीं ले सकते। तो ये जो 10 मार्क्स का जो आपको दिख रहा है पोर्शन, ठीक है, यही मेन हमारा टारगेट है आज की वीडियो का। और आगे काव्यांश वगैरह, प्रतित काव्यांश और गद्यांश तो आपको उसी में से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। और पत्रकार से रिलेटेड जो हमारा है, मतलब 20 चैप्टर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल हम ग्रामर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, जो अभी आपको मैंने दिखाया था वही क्वेश्चन है ये। 10 क्वेश्चन मैंने डाल दिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद उन्हीं टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे विलोम शब्द पूछा गया है, तो पाच्य का अपाच्य हो जाएगा, नूतन का पुरातन। नूतन का मतलब होता है नया। ठीक है, तो विलोम शब्द में तो आपको थोड़ा सा खुद देखना पड़ेगा क्या लिख सकते हो। बाकी उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, विराम चिन्ह, और वाक्य शुद्ध करके पुनः लिखना, मतलब कि आपको एक बार रीड करना है कि सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, फिर उसी को सुधार के फिर लिखना। जैसे बोला, निरपराधी व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो नहीं मिलनी चाहिए, क्या होगा, निरपराध व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये होगा शुद्ध, निरपराधी नहीं, निरपराध। ठीक है, वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं।
फिर बोला है शब्द में मिस्टेक है, ठीक है, इसको शुद्ध करना है। इतिहास की स्पेलिंग गलत है, ऐतिहासिक लिखा हुआ है, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। आशीर्वाद को देखो आशीर्वाद लिखा हुआ है, ठीक है, वार्द लिखा है, वाद कर वार, आशीर्वाद होता है जो कि। बालक दौड़ता है को भाववाच्य, वाच्य भी हम करेंगे, संधि विच्छेद भी क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, समास प्रत्यय ये हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा वाक्य। वाक्य क्या होता है, तो देखो अगर आपके पास इंग्लिश भी है ना तो वो भी आपकी इसमें कवर होने वाली है। और एक गुड न्यूज ये है कि ये जो स्लाइड है ये टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी आपको, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाइएगा, डाउनलोड करिएगा आराम से। तो सबसे पहले रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं या तीन प्रकार के होते हैं वाक्य। एक होता है सरल वाक्य जिसे हम इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, संयुक्त वाक्य जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, और मिश्र वाक्य, ये मित्र हो गया, ये मिश्र होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये मैं करेक्ट कर दूंगा, मिश्र आएगा यहाँ पे, मिश्र, मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सरल वाक्य को समझते हैं। तो सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य यानी कि एक ही लाइन में होगा, सिंगल में, ठीक है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया पदबंध या मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जा सकता है। सरल वाक्य में एक ही समापिका क्रिया होती है, मतलब एक ही क्रिया क्या होती है, क्रिया जो भी हम काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो क्रिया होती है, ठीक है। तो एक ही क्रिया आएगी, जैसे रमेश अपने पिता के साथ पार्क में सैर कर रहा है, या मैं यूं बोल दूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, एक सरल वाक्य हो गया, सिंपल सेंटेंस, जिसमें कुछ भी नहीं है। अब संयुक्त वाक्य में क्या था, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े हो तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मतलब अब क्या कर दिया जाएगा, दो सरल यानी सिंपल सेंटेंसेस लिए जाएंगे, उनको जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया जाएगा। जैसे राम अभी नहीं आया, रवि आ गया, दो सेंटेंस हो गए। अब इन दोनों को जोड़ के क्या बना दिया, राम अभी नहीं आया परंतु रवि आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य, क्लियर है। इसके बाद आ जाता है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित मतलब किसी पे डिपेंडेबल, ठीक है। जैसे बताया, राम ने बताया कि वह कल मुंबई जाएगा, राम ने बताया, अब ये डिपेंडेबल है कि उस राम ने बताया, ठीक है, समझ में आया। इसमें सिंपल सी पहचान बताता हूं, का के की आ जाएगा, जिसने, ऐसे करके इसमें देखने को आपको मिल जाएंगे। और इसमें क्या संयुक्त वाक्य में क्या है, और लगा होगा, परंतु लगा होगा, या लगा होगा, लेकिन लगा होगा, तो ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। और बाकी जो बचेगा फिर वो मिश्र वाक्य में आ जाएगा, ठीक है, सिंपल तरीके में बोला जाए तो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, तो देखो क्या होता है ना, काफी बार हम सेंटेंसेस या कोई वर्ड होता है उसमें कुछ आगे जोड़ देते हैं या पीछे जोड़ देते हैं जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे दुर्बल, अब बल एक शब्द है, ठीक है, बल का मतलब क्या होता है, ताकत बोल सकते हैं हम, पावर बोल सकते हैं। अब इसमें दुर लगा दिया, अब उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग आगे लगता है, आगे लगता है और वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है। अब इसके आगे दुर लगा दिया तो ये मिलके क्या बन गया, दुर प्लस बल, दुर्बल। दुर्बल यानी कि कमजोर, जिसमें ताकत नहीं है, पावर नहीं है। तो उपसर्ग क्या करता है, आगे लगता है और शब्द का मीनिंग बदल देता है। अब देखो देश कहा, देश में वी जोड़ दिया, विदेश हो गया यानी फॉरेन हो गया, ठीक है। ऐसे ही प्रत्यय क्या होता है, ये पीछे लग जाता है, उपसर्ग आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है, ठीक है, पास से पीछे, पास से प्रत्यय, ऐसे याद रहेगा। चलो अब लड़ प्लस आई, लड़ाई बन गया, ठीक है। मामा प्लस एरा, ममेरा, ये जुड़ा इसमें एरा और मीनिंग ही बदल गया इसका, ममेरा भाई, ममेरी बहन, और मामा था इससे पहले सिर्फ, क्लियर है। आगे बढ़ते चलिए। अब आ जाता है आपका वाच्य। वाच्य देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आता है बदलने के लिए, वाच्य को बदलो। अभी हमने क्वेश्चन देखा है, ठीक है, वाच्य बदलना होता है। एक्चुअल में क्वेश्चन कैसा आता है यहाँ देख लो, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाले हुए हैं कि आपको मैं दिखा सकूं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन, आपको देखने को मिलेगा, बालक दौड़ता है को भाववाच्य में बदलिए, तो बालक द्वारा दौड़ा जाता है, ठीक है। तो ये अभी हम समझेंगे इसको कि आखिर में वाच्य होता है क्या। तो देखो वाच्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है अकृतृवाच्य। अकृतृवाच्य के अंदर भी दो आ जाते हैं, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्तृवाच्य को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो एक
सिंपल सेंटेंस की तरह होता है, एकदम सिंपल सेंटेंस होगा। जैसे राम ने खाना खाया, राम खेल रहा है, राम नहा रहा है, राम भाग रहा है, श्याम दौड़ रहा है, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, हम बाजार जाएंगे। तो ये क्या होगा, कर्तृवाच्य आएंगे, एकदम सिंपल सेंटेंस रहेंगे, ठीक है। कर्म वाच्य में क्या बोला जा रहा है, जहां वाच्य बिंदु वाक्य का कर्म हो वह वाच्य कर्म वाच्य कहलाता है। जैसे सुनीता द्वारा बनाया गया, कपड़े गगन के द्वारा धोए गए, ठीक है। भाववाच्य में क्या हो जाता है, ना तो कर्ता हो और ना ही कर्म बल्कि क्रिया का भाव हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। जैसे कि उससे बैठा गया, रोगी से उठा नहीं जाता, तो ये क्या हो जाता है, भाववाच्य हो जाते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक है इसमें, शायद से आंसर में, हाँ आंसर में ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट करके मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे बालक द्वारा दौड़ा जाता है नहीं आएगा, द्वारा नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं करेक्ट करके अपलोड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कन्वर्जन सिखाया है, देखो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल डाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक। जैसे इसको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना था, और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदला जाता है वो भी बदलेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कर सकते थे, क्या था वो क्वेश्चन, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। बालक दौड़ता है, ठीक है, तो बालक दौड़ता है का क्या होगा, बालक से दौड़ा जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, बालक से दौड़ा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, क्लियर है। चलिए अभी इसका कन्वर्जन देखते हैं हम कैसे बदलता है। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना सिखा रहा है। तो एक क्या दिया गया, अध्यापक जी पढ़ा रहे थे, तो अध्यापक जी द्वारा पढ़ाई जा रही थी, हिंदी पढ़ाई जा रही थी, सॉरी, हिंदी पढ़ा रहे थे लिखा है ना। अतिथि भोजन कर चुके हैं, अतिथियों के द्वारा भोजन किया जा चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वर्ट होगा। बच्चे गीत गा रहे होंगे, बच्चे से गीत गाया जा रहा होगा, किया जा रहा होगा, हो रहा होगा, द्वारा किया जाता है, ऐसे शब्द इसमें लग जाते हैं जब भी हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जाते हैं। कर्मवाच्य की पहचान ही क्या है कि उसमें ये ऐसे शब्द आ जाएंगे, कर्तृवाच्य बिल्कुल सिंपल रहते हैं, क्लियर है। अब इसका आगे भाववाच्य में कन्वर्जन देख लेते हैं। तो हम रोज नहाते हैं, हमसे रोज नहाया जाता है, सब चले, सब चला, चले, एक मिनट क्या लिखा है, अब चलें, अब चला जाए, बच्चे नहा, बच्चा नहीं रोता है, सॉरी, बच्चा नहीं रोता है, बच्चे से रोया नहीं जाता, कौवा उड़ गया, कौवे से उड़ा गया, मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो इस तरीके से भाववाच्य में कन्वर्ट होता है। अब यही आपको कर्मवाच्य में से कर्तृवाच्य में जाना हो, मतलब अब उल्टा कर दिया है। तो देखो सिंपल सेंटेंस बनाना, कर्तृवाच्य बनाना बहुत आसान है, ज्यादा उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सुनीता के द्वारा चित्र बनाए जाएंगे, तो सुनीता चित्र बनाएगी, ठीक है। पुनीत द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, पुनीत पतंग उड़ाती है, उड़ाता है होगा यहाँ पे, उड़ाती है लिख दिया, पुनीत लड़का होता है। मोहन के द्वारा पाठ यदि किया, यहाँ पे भी मिस्टेक है, याद किया, याद ही हो गया है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, फटाफट में बनाया गया, तो इसको मैं करेक्ट करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मोहन के द्वारा पाठ किया, याद किया जा चुका है, तो मोहन पाठ याद कर चुका है, क्लियर है। जहां पे भी एरर वगैरह है, मिस्टेक वगैरह, वो आपको करेक्ट करके पीडीएफ मिल जाएगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाववाच्य से कर्तृवाच्य में जाना होगा, तो बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, बच्चे शांत नहीं रह सकते, सिंपल, ठीक है। चलो इतना काफी है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विराम चिन्ह पे चलते हैं। अब विराम चिन्ह लगाने के लिए आएगा क्वेश्चन, आपने देखा होगा, अभी मैं दोबारा से दिखा देता हूँ स्लाइड में आपको। यहाँ पे जैसे बोला हुआ है, अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए, ठीक है। विराम चिन्ह मिसिंग था, तो इसमें हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया और आंसर इसका लिख दिया, सही हो गया। चलो तो चिन्ह के नाम पढ़ते, विराम चिन्ह होता क्या है, विराम चिन्ह ऐसे चिन्ह होते हैं जो वाक्य में ठहराव, भावनाएं और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अल्प विराम, यानी कि कॉमा इंग्लिश में। जब वाक्य में थोड़ी देर रुकना, बिल्कुल हल्का सा रुकना, जैसे हम बहुत सारे लिखा होता है,
यहाँ पे हम बोल सकते हैं ठहराव, भावनाएं और अर्थ को स्पष्ट। तो हम हल्का हल्का रुक के पढ़ रहे थे ना, तो यही होता है अल्प विराम। मोहन, सोहन और राम खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अल्प विराम, थोड़ी देर के लिए। अल्प का मतलब ही होता है शॉर्ट पीरियड, यानी छोटे टाइम के लिए। अर्ध विराम, सेमीकोलन बोलते हैं इसको, अल्प विराम से अधिक ठहराव देने के लिए। मतलब जब आप जितनी भी देर रुक रहे हो उससे थोड़ा सा देर और ज्यादा रुकोगे। सूरज उग गया, उग आया, पक्षी चहचहाने लगे, तो ये क्या हो गया, अल्प अर्ध विराम हो गया। उपविराम, उपविराम किसी विशेष को स्पष्ट करने या सूची बताने के लिए करते हैं। जैसे काफी जगह हम ऐसे करके डॉट लगा देते हैं, कुछ नाम लिखते हैं, उसके आगे ऐसे उपविराम लगा देते हैं। ठीक है। पूर्ण विराम कब लगता है, जब सेंटेंस एंड हो जाता है, सेंटेंस खत्म हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप बोल सकते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह बोल दें। क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में बोलते हैं कब लगाते हैं, जब भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हो या प्रश्न पूछ रहे हो, हिंदी में बोला जाए तो। ठीक है। आगे आ जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जब हम आश्चर्य या भावना या दुख को प्रकट करते हैं। जैसे अरे ये कितना सुंदर दृश्य है, हाँ वो फेल हो गया, अरे वाह तुम तो पास हो गए। तो ये क्या है, हमारी भावनाएं हैं, हम भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। शिट यार मैच हार गए, है ना। अब यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड कॉमास इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। तो ये इतना नहीं पूछा जाता, योजक समझ लेते हैं संयुक्त वाक्य शब्द बनाने के लिए। जैसे सुख दुख, यानी सुख और दुख, दिन रात, दिन और रात, ऐसे के लिए यूज करते हैं हम। और कोष्टक क्या होता है हमारा, ब्रैकेट होता है, अतिरिक्त जानकारी देने के लिए हम यूज करते हैं काफी बार, है ना। इसके बाद नीचे आ जाता है हमारा हाइफन, जिसे इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रेखांकन चिन्ह। किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को उभारने के लिए हम करते हैं, अंडरलाइन कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है समास। समास को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भेद पूछा जाएगा कि कौन सा भेद है, आगे क्वेश्चन में यही डाला गया है। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं और उस प्रक्रिया में उनके बीच के अव्यय, अव्यय क्या होते हैं देखो, की और पर, क्योंकि अव्यय भाव में ये बोला जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ अव्यय होते क्या है, उसकी डेफिनेशन में बोलता है अव्यय। ठीक है। तो अव्यय क्या होते हैं, की और पर, यदि, यथा, ये सब अव्यय होते हैं। हट जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। ठीक है, बीच में से गायब हो जाएंगे। समास के 5 मुख्य प्रकार होते हैं। एक होता है अव्ययभाव समास, एक होता है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो ये 5 टाइप के मेन समास है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा अव्ययभाव समास। तो इसमें पहला पद अव्यय यानी अपरिवर्तनीय है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा होता है, और पूरा समास भी अव्यय व्यक्त की तरह कार्य करता है। तो देखो जैसे घर के बाहर, बाहर घर। ठीक है। दिन भर, जैसे को तैसा, जैसे तैसा, जैसे तैसे मैंने ये काम कर दिया है, जैसे को तैसा। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए अव्ययभाव समास के, आई होप आपको क्लियर होगा। इसका और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, जैसे यथाशक्ति भी होता है एक अव्ययभाव समास। यहाँ पे स्पेस, एक मिनट मैं इधर लिख देता हूं, यथा शक्ति, यथाशक्ति हो गया, बेघर हो गया, यानी कि बिना घर का। तो ये किसके एग्जाम्पल है, अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल है। बाकी सारे मैं बताऊंगा ना, तो उससे आप समझ जाओगे अव्ययभाव समास को कैसे पहचानना है। इसमें पहला पद विशेषण, विशेषक यानी विवरण देने वाला, और दूसरा पद विशेष्य मुख्य शब्द होता है। इस समास में विभक्ति छुपी होती है, जैसे राम के लिए, रामार्थ। ठीक है। राम पहला पद क्या हो गया, विवरण, इसके बारे में बता रहा है, राम के लिए है। कर्म के अनुसार, कर्म अनुसार, राजा का महल, राजमहल, राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है। तो ऐसे शब्द किस में आ जाते हैं, का, के लिए, जिनको तोड़ने पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, उसको हम तत्पुरुष समास में डालते हैं। इसके बाद देखो सबसे आसान है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और द्विगु समास, ठीक है, ये दोनों बहुत आसान आसान है। बीच में इनके क्या लगा रहेगा, डैश लगा रहता है बीच में। ठीक है। हम और का यूज करते हैं या का यूज करते हैं जब हम उनका
समास विग्रह करते हैं। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। जब भी हम समास विग्रह करते हैं, समास को तोड़ते हैं, तो उसमें बीच में और या फिर या लग जाता है। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। सुख और दुख, सुख दुख। जीत और हार, हार जीत या हार और जीत, ठीक है। इसमें क्या बोला, इसमें दोनों पद समान महत्व रखते हैं, मतलब दोनों ही इक्वल, दोनों की वैल्यू इक्वल है, कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कम इंपॉर्टेंट है। राम और लक्ष्मण बोला जा रहा है तो राम भी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि राम लक्ष्मण अलग अलग है। इसमें जैसे देखोगे तो क्या बोला गया, दूसरा पद विशेष, या इसमें बोल सकते हैं दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। मेन क्या होता है, दूसरा पद। इसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास सबसे आसान है। इसमें क्या देखने को मिल जाएगा, गिनती की संख्यात्मक पद होगा। पहला पद जो होगा संख्यात्मक होगा, यानी पहला शब्द जो होगा वो क्या होगा, संख्या वाला होगा। त्रिलोक, त्रि का मतलब हो गया तीन, सप्त सिंधु, चौदिक, चौराहा, नवरात्रे, दशानन। तो ये क्या है, द्विगु समास के एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बहुव्रीहि समास। अब नीचे शॉर्ट में भी मैंने इसलिए इनकी पहचान दे रखी है ताकि आप जो है अच्छे से समझ सको। अगर आपको डेफिनेशन से समझ में ना आए तो नीचे पहचान जो है इनकी, उससे आप पहचान सको, ठीक है। बहुव्रीहि समास में क्या होगा, इसमें समस्त पदों से भिन्न कोई तीसरा अर्थ निकलता है। मतलब कि वो पूरा लाइन पढ़ोगे ना तो उसका मतलब कुछ और होगा। जैसे मैंने हम शिव जी को क्या बोलते हैं, जटाधार, जटाधारी, जटा को धारण करने वाला, ठीक है। क्या बोलते हैं, त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, और किसके होते हैं वो, यानी कि शंकर भगवान। हम बोलते हैं कमल नयन, कमल नयन हम विष्णु जी को बोलते हैं, है ना। लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, बहुव्रीहि समास में आते हैं, ठीक है। पीतांबर कृष्ण जी को बोलते हैं, विष्णु जी को बोलते हैं, पीले वस्त्र को धारण करने वाला। अब इसकी पहचान यहाँ पे दे दी गई है, सिंपल शॉर्ट में पहचान मैंने यहाँ पे डाल दी है। जैसे का, के, की हट जाए तो वो तत्पुरुष समास हो जाता है, और का प्रयोग करा जाए तो उसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। के समान के लिए हट जाए तो अव्यय भाव समास हो जाता है। संख्या हो तो द्विगु समास हो जाता है। व्यक्ति या वस्तु की विशेष गुण बताए तो बहुव्रीहि समास हो जाता है ना। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए, ऐसी डेफिनेशन डाली हुई है। इसके बाद हमारा ये लास्ट टॉपिक आ जाता है संधि। संधि और संधि विच्छेद, ये भी समास की तरह ही है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, संधि में दो शब्दों को मिल करके उनके स्वर, व्यंजन या विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप की वैसे संधि होती है। तो संधि का टाइप आपके पेपर में नहीं पूछा जाता, मैंने प्रीवियस ईयर के दोनों क्वेश्चन पेपर देख लिए, अप्रैल वाला भी अक्टूबर वाला भी। तो संधि विच्छेद करने के लिए ही बोलता है, विच्छेद मतलब कि उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। तो मैंने दोनों का एग्जाम्पल दे दिया, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, डेफिनेशन के लिए। तो देखो जैसे यहाँ पे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, विद्यालय को तोड़ोगे कैसे लिख सकते हो, विद्या प्लस आलय, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया हमारा। यहाँ पे हमारा संधि विच्छेद दे रखा, मोस्टली आपसे संधि विच्छेद ही बोलेगा, संधि करने के लिए नहीं बोलेगा। तो ये रहा एग्जाम्पल, आप देख सकते हो, विद्या प्लस आल्य हो जाएगा। सुरेश का ऐसे हो गया, सुर प्लस ईश, ठीक है। तो संधि विच्छेद हो गया। अगर आपको और भी एग्जाम्पल चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं और भी उदाहरण लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल जो है क्लास एंड होती है। आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी इन केस किसी टॉपिक में डाउट रह जाता है तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट, सॉरी व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और लाइक जरूर करिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।